लीगल हायर कौन होता है, या सिर्फ नॉमिनी को ही हक है पूरे पैसे लेने का? लीगल हायर कौन होता है और केयर टेकर कौन होता है? हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को ही देना है, मतलब वाइफ को ही सब कुछ मान के ये बोला जाता है कि हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो वाइफ को जाएगा, बच्चे क्लेम भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मिरर छत्तीसगढ़ में। आज 1.5 मिलियन तक मिरर छत्तीसगढ़ की आवाज़, उसकी बात पहुँची है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ ओम कुकरेजा जी हैं, जो कि आज ये कानून का ज्ञान आप लोगों को देने वाले हैं। तो आपका स्वागत है कुकरेजा जी। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने स्टडी कहाँ से किया, लॉ की डिग्री कहाँ से किया और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मैंने मैम 2017 में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है जी। उसके बाद से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है मुझे। जी। आज मेरा एक क्वेश्चन है जो एक भिलाई की हैं, उनका है क्वेश्चन, राजकुमारी है वो जी। वो ये पूछना चाह रही हैं कि उनकी पापा की मृत्यु हो गई है, उनकी स्व अर्जित कमाई है और वो 2 बहन हैं और उनकी सिर्फ मम्मी हैं, लेकिन उनके पापा ने बैंक, शेयर, प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी सब एक बैंक में एज अ नॉमिनी अपनी वाइफ को रखा था। तो लीगल हायर कौन होता है, या सिर्फ नॉमिनी को ही हक है पूरे पैसे लेने का? लीगल हायर कौन होता है और केयर टेकर कौन होता है? क्या केयर टेकर एज अ नॉमिनी होता है? इसमें मैम मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉमिनी होता है वो एक कस्टोडियन रहता है या केयर टेकर रहता है टिल द टाइम जब लीगल हेयर उससे अगर क्लेम करता है नॉमिनी से, तो नॉमिनी इज सपोज टू गिव द अमाउंट और द सेट मूवेबल प्रॉपर्टी टू द लीगल हेयर्स। अब लीगल हेयर्स जो रहते हैं वो पर्सनल लॉस के हिसाब से गवर्न होते हैं, तो हिंदुओं का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि जो पूरी प्रॉपर्टी है वो नॉमिनी को ही मिलेगी। इवन अगर वो नॉमिनी लिखा हुआ है उसमें उसका नाम, जैसे बैंक्स में जैसे आपने बताया, शेयर सर्टिफिकेट्स में अगर नॉमिनी के नाम पे उनका है जी, उस कंडीशन में भी नॉमिनी के फेवर में कंपनी रिलीज कर देगी अमाउंट, लेकिन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉमिनी टू गिव द सेड अमाउंट टू द लीगल हेयर्स ऑफ द सेड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर बैंक ने रखा है जी, तो नॉमिनी है वो सिर्फ एज अ केयर टेकर है उनके एसेट, एज अ केयर टेकर, एज अ कस्टोडियन है, जब तक लीगल हेयर उनसे पैसे नहीं मांगता है या वो प्रॉपर्टी नहीं मांगता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द नॉमिनी जी टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी। और एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। पैतृक संपत्ति मैडम वो होती है जो मुझे अपने फोर फादर से मिली है, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी विच इज़ अर्नड बाय मी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे ए है जी, ए के दादाजी थे, उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी उनकी स्वार्जित जो संपत्ति थी जो उन्होंने खुद की कमाई से बनाई थी जी, उस संपत्ति को अपने बच्चों में दिया। जो ए के फादर्स थे उन लोग जो 3 भाई थे जी, तो जो उनके दादाजी की स्वार्जित संपत्ति थी वो 1/3 में उनके पिताजी लोगों को मिली। अब जो 1/3 की संपत्ति थी उनके पिताजी की, ए के पिताजी की, तो इस संपत्ति के अलावा भी कुछ संपत्ति होगी जो ए के पिताजी ने अपने उनसे बनाई होगी, अपनी इनकम से बनाई होगी। तो जो ए के पिताजी ने इनकम अपनी इनकम से बनाया है उस पे उनके लीगल हेयर्स का राइट है, सबका राइट है। जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति ऐसा होता है करके उस पूरी प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। 1/3 जो हिस्सा है ए के, जो ए भाई लोग है, ए के पापा है, जो 1/3 प्रॉपर्टी जो उनकी है, ए और जो बचे हुए लीगल हेयर्स है उनके फादर के, उन सबका राइट उस 1/3 संपत्ति पे, अगर वो पैतृक है तो। अच्छा। और अगर वो स्वार्जित है तो एंटायर संपत्ति पे सबका राइट है। तो स्वर्जित मतलब उसके सिर्फ पापा की खुद की कमाई, उनके खुद की रिसोर्सेस से, उनके खुद के इनकम से कमाई हुई संपत्ति को स्वार्जित कहा जाता है, बहुत जिस्ट में अगर बताऊँ मैं। अच्छा जी। जैसे पैतृक संपत्ति आपने बोला एंसेस्ट्रल, मतलब एंसेस्ट्रल, हाँ। अच्छा, एंसेस्ट्रल बोलते हैं। और ये पूछ रही हूँ कि आज समाज में ऐसा मतलब भ्रमित किया गया है कि हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को ही देना है, मतलब वाइफ को ही सब कुछ मान के ये बोला जाता है कि हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो वाइफ को जाएगा, बच्चे क्लेम भी नहीं कर सकते। नहीं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है कि हिंदू लॉस और पर्सनल लॉस से गवर्न होता है। जैसे हिंदूज का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, जैन्स का अलग है, तो सबके अपने पर्सनल लॉस है। हिंदुओं में जिसमें हम लोग मोस्टली डील करते हैं उसका मैं बता दूं तो हिंदुओं में जो लीगल हेयर्स होते हैं,
वो क्लासेस में बटे हुए हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 1 में जो आते हैं वो आते हैं मदर, वाइफ जो विडो हो जाती है, फादर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन जो पोता होता है, अच्छा, बहू होती है। ये आते हैं क्लास 1 के लीगल एयर्स में। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे मदर आती है फर्स्ट पे, तो पहला हक माँ का है उनकी संपत्ति पे। तो ये जो क्लासेस है, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कुछ प्रॉपर्टी है जिसको लेके लीगल एयर्स में डिस्प्यूट है कि किसको मिलनी चाहिए, तो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट इसको एडजुडिकेट कर सकती है। अच्छा, और ऐसे कई सारे केसेस हम लोग को आते रहते हैं, तो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसको डील किया जाता है। और जो नॉमिनी वाला आप बोल रहे हैं कि नॉमिनी को एज अ कस्टोडियन, जैसे मैंने बताया, वैसे ही मिलता है, बट एट द सेम टाइम ऐसा होता है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि नॉमिनी जो है वो मिस अप्रोप्रिएट कर देता है संपत्ति को, जो उसे एज अ केयर टेकर दी गई थी बैंक के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा। उन केसेस में जो राइट्स है लीगल एयर्स के पास, वो ये है कि उन लोग कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में एक सिविल केस दायर करके अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांगने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा दांडिक प्रावधान भी है आईपीसी के प्रोविजंस के तहत। अच्छा, आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फिर एफआईआर होगी और जो नॉमिनी ने मिस अप्रोप्रिएट किया है ही वुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। जी। और जो पैतृक संपत्ति है, जी। अगर उसको उनकी वाइफ है जो नॉमिनी हाँ। है, अगर मनमाने ढंग से खर्च करते हैं या हाँ। किसी और को, क्या वो दे सकते हैं अपनी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट है? एक मैम विधिक सिद्धांत है, मैं आपको बता दूं कि अ पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर जो उनकी वाइफ है वो नॉमिनी की हैसियत से है, ठीक है, वो लीगल एयर है, लेकिन उनका नाम नॉमिनी में, बाकी भी लीगल एयर्स है, सबके में इक्वली बंटना चाहिए। तो अगर वाइफ मिस अप्रोप्रिएट करती है तो जैसे मैंने आपको बताया प्रावधान है। हाँ। उसके अलावा अगर वो ट्रांसफर कर देती है वो प्रॉपर्टी, तो वो ट्रांसफर इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बता रहा हूं मैं बात, जैसे कोई जमीन है, अगर वाइफ ने ट्रांसफर कर दी, लीगल एयर्स को पता ही नहीं चला, तो जब लीगल एयर्स को जानकारी होता है तब वो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि ऐसी ऐसा हुआ है, दैट ट्रांसफर वुड इटसेल्फ बी वॉइड। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं पैसे के लिए, या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए। तो इसका जैसे आप इतना मतलब केसेस आपके पास आते हैं, तो कुछ आपके पास एग्जांपल होगा ऐसा जिसके लिए लोग समझ पाएं? जो मोस्टली केसेस रहते हैं वो सक्सेशन के आते हैं। होता ऐसा है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है, जैसे बैंक में पैसे जमा है, तो लीगल एयर तो वो लोग है जी, लेकिन वो सक्सेसर तब बनते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको तब होता है इशू जब एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट उनके फेवर में डिक्री जारी करती है कि हाँ ये पर्सन सक्सेसर है और उनको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इस टाइप के सूट्स काफ़ी सारे आते हैं सिविल कोर्ट में, और जिनमें कंटेंशन मोस्टली यही रहता है कि लीगल एयर्स में आपस में लोग की बात यही होती है कि ये लीगल एयर्स है, ये लीगल एयर्स नहीं है। उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट इशू करती है नोटिसेस जिनके अगेंस्ट है, नहीं तो फिर पेपर पब्लिकेशन के द्वारा सबको जानकारी दी जाती है, आम जनता को, कि ऐसा कोई सूट आया है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो इतने दिन में आ सकते हैं। अब हमारे पास इस तरीके के ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उनके जो लीगल एयर्स हैं उनमें से कोई एक लीगल एयर लेना चाह रहा है पैसे पूरे के पूरे। अच्छा। उनका नाम ठीक हो सकता है नॉमिनी में हो, तो जो बाकी लीगल एयर्स है अगर उनको आपत्ति है तो हम लोग फिर ऐसे केसेस में ऐसे करते हैं कि हम रेलेवेंट कंपनी को एक नोटिस के द्वारा सूचना देते हैं कि इसमें अभी डिस्प्यूट है, तो विवाद के निराकरण तक आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो जो उत्तराधिकारी रहते हैं उनको वंचित रखा जाता है, लेकिन अपने पैतृक संपत्ति या उसके पापा की स्व अर्जित कमाई जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो स्टेप है मेरे मतानुसार वो ये है कि आप पहले तो पता कीजिए, अपने नज़दीकी वकील से एक बार बात कीजिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि क्या होता है जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, अच्छा, है ना, जो ज़मीन ट्रांसफ़र होती है वो विल से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, वसीयत से। अगर वसीयत से ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो जो लीगल एयर्स हैं उन लोग कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा ये डिसाइड करवाने के लिए कि किसका अधिकार है। उसके अलावा कई केसेस में ऐसा होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में भी कि बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, लॉकर है,
उन केसेस में भी बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगता है। जी। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट का भी पावर इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास है, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के पास है। तो ऐसे केसेस में बिना देर किए हुए, क्योंकि लिमिटेशन भी रहती है, तो बिना देर किए हुए किसी वकील से आप बात करें। कई लोग ऐसे उनके पास केसेस हैं जो भुगत रहे हैं कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है, हाँ। लेकिन उनको उत्तराधिकार अभी तक नहीं, यानी नॉमिनी को दे दिया गया है। जी। तो इसमें उनको मतलब कोर्ट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जानते ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने मैम बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, पुलिस से आप सहायता ले सकते हैं कि हमारी संपत्ति थी, ये नॉमिनी थी, हम लीगल एयर्स हैं। पुलिस एफआईआर फाइल करेगी, रजिस्टर करेगी। उसके अलावा आप कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं कि हमसे इन्होंने इतनी संपत्ति, हम भी उत्तराधिकारी हैं, हम भी लीगल एयर हैं, विधिक वारिसान हैं, और हमारी जो संपत्ति थी ये इन्होंने मिसअप्रोप्रिएट कर दी है, तो हमको इतना पैसा वापस दिलवाया जाए। जी। तो मतलब कोर्ट में नॉमिनी का कोई वो नहीं होता, जितने उत्तराधिकार हैं उनको बराबर। उत्तराधिकार और विधिक वारिसान में फर्क होता है। अच्छा। हर उत्तराधिकारी विधिक वारिसान है, लेकिन हर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी नहीं है। भाई इसका थोड़ा सा डिटेल बताइए। फर्क इसमें यह है कि उत्तराधिकारी वो इंसान है जिसको कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ही इज द सक्सेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। विधिक वारिसान एज पर द पर्सनल लॉज गवर्न होता है। जैसे हिंदुओं में क्लास 1 क्लास 2 का मैंने बताया। हाँ जी। तो क्लास 2 के लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी पे अधिकार तब आएगा जब क्लास 1 में कोई नहीं रहेगा। अच्छा जी। जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ये क्लास 1 के अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो क्लास 2 में क्लास 1 जाएगा। में जितने भी लीगल एयर्स है, जी, अगर उनमें से कोई भी नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई भी नहीं है, बीवी नहीं है, पोता नहीं है, बच्ची नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो फिर उसमें सेकेंड क्लास में आएगा। अच्छा। उसमें मामा वगैरह रहते हैं। जी जी। तो आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया आज, लोगों को बहुत नॉलेज मिला होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये परेशानी आती है, उनको क्या करना ये समझ नहीं आता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुकरेजा जी। कुकरेजा जी, मैं चाहूँगी कि एक बार आप सभी को अपना ऑफिस एड्रेस बता दीजिए, जिससे लोग आके इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकें या कोई भी एडवाइस चाहिए तो बता सकें। तो आप ऑफिस एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बता दीजिए। मेरा ऑफिस एड्रेस है 215 ग्रैंड मेरिडियन, पंजाब नेशनल बैंक के पास, स्टेशन रोड रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 9907598096। थैंक यू। मिरर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर जरूर करें।